नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल, आप सभी का 5 पीएम में मयंक पुरवाल में बहुत-बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ आज की जो चर्चा है होलिस्टिक थेरेपीज़ की केयर से हम किस तरीके से सर्वाइकल को ठीक रख सकते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अजय जोशी और डॉक्टर भगवान साय शर्मा जी। आइए हम उनको स्वागत है आपका डॉक्टर भगवान साय नमस्कार शर्मा नमस्कार। जी और डॉक्टर अजय जोशी। भगवान साय शर्मा आज पहली बार हमारे इस चैनल पे हैं। पहली बार हमारे जी इस शो पे नमस्कार। आए हैं और बहुत काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी का, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, अलग-अलग थेरेपीज़ का, ऑरिकुलोथेरेपी तमाम थेरेपीज़ के ज्ञाता हैं। तो आज हम इस सब पे चर्चा करेंगे और आज के सेशन में मैं आप लोग के साथ नहीं रहूँगा। अभी कुछ अनअवॉइडेबल खुशी भरी चीज़ें हैं तो उनके लिए जाना पड़ेगा, लेकिन आज का ये सेशन जारी रहेगा अनवरत रूप से। तो चलिए चर्चा को बढ़ाते हैं सर। सर्वाइकल पे बात करनी है और कैसे क्या है सर्वाइकल किस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर जोशी जी और भगवान साय शर्मा जी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर डॉक्टर अजय जोशी जी हैं। सर बढ़ाइए आप इस चर्चा को आगे किस तरीके से करें। सर्वाइकल मतलब सिर और धड़ को एक करने वाला है ना। ये हम बोले ना, पूरे गर्दन को मूवमेंट देने वाला और हर सेंस को ब्रेन के आर्गन तक पहुंचाने वाला है। तो सर्वाइकल जी मतलब गर्दन, इसको आम भाषा में कहें तो गर्दन। और जिसकी गर्दन फ्लेक्सिबल है या ये कलाई या पैर के एड़ी फ्लेक्सिबल है, उसकी पूरी बॉडी फिट होती है ना। हमारा आज जो विषय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और हमारे बीच हमारे बहुत अच्छे मित्र है ना, जिनको आज मुझे सुनने का सौभाग्य मिलेगा, है ना। तो डॉक्टर साहब, अपन इसको चर्चा को आगे शुरू करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ये होती क्या है, आम भाषा में यदि अपन सबके लिए समझना चाहें तो। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, आप सभी सुनने वालों को भी मेरा यानी डॉक्टर भगवान शर्मा की तरफ से नमस्कार। मैं आपके सामने सर्वाइकल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। ये जरूरी नहीं है कि गर्दन का दर्द किसी बीमारी की वजह से ही हो। लंबे समय तक एक ही स्थिति में दबाव पड़ना या लगातार ऊपर या नीचे देखने से या गलत स्थिति में सोना या तनाव का होना या ज्यादा देर तक आजकल जो समस्याएं मोबाइल का एक ही स्थिति में इस्तेमाल करना, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। अब सर्वाइकल होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने ब्रीफ कर रहा हूं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसके अंतर्गत एक चिकित्सकीय ये शब्द है जिसका इस्तेमाल उम्र से संबंधित एक शारीरिक कमी के संदर्भ में प्रकट किया जाता है, जो कि गर्दन की हड्डियों और ऊतकों को प्रभावित कर सकता है या करता है। गर्दन में दर्द अक्सर हम लोग आजकल इस संदर्भ में कहा जाता है कि 2 या 3 चीजें लंबे समय तक इस्तेमाल होने से, या लोग बाग आजकल खास तौर पे गर्दन की समस्या से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उसकी वजह हमारा पोस्चर का गलत होना, कई बार हड्डियों का कमजोर होना, कई बार स्पोर्ट्स इंजरी या फिर अन्य गतिविधियों को करते समय चोट लग जाए, या फिर ओवर ग्रोथ ऑफ बोन्स, या कई बार गलत पोस्चर होना। इसके अलावा अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के कारण भी गर्दन का दर्द आमतौर पे होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये उम्र के साथ ही बीमारी शुरू हो रही है। आजकल आजकल ये कम उम्र के बच्चों में भी ज्यादातर देखने को मिली है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन सबसे ज्यादा इसका एक इफेक्टेड वो है कॉज। जी डॉक्टर जोशी। तो यहाँ मैं इसमें आप लोगों से सबसे विदा लूँगा। एक बार सर रुकूँगा आपको। आज अभी मैं जा रहा हूँ इस सेशन में विदा लेके, अगले सेशन में फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए और ये सेशन में आपके हवाले करके चलूँगा। नमस्कार। जी नमस्कार। तो स्पाइन जो है हमारी पूरा शरीर का आधार स्तंभ है, और स्पाइन में 33 मनके हैं, है ना। और उस 33 मनकों में सर्वाइकल के जो ये 7 मनके हैं, जैसा कि आपने बताया कि हमारी लाइफ स्टाइल के कारण या ऊंचा नीचा गलत तकिया लेने के कारण, या है ना, बहुत सारी चीजें इसके लिए। अब
इसमें गर्दन में दर्द होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं सर्वाइकल, जो आपने बताया, सर्वाइकल उसके के अलावा और लक्षण, क्या कारण हो सकते हैं जिसको अपन फोकस करें? सर्वाइकल की जो लक्षण आमतौर पे देखने के लिए मिलते हैं, शुरुआत के जो संकेत वो देते हैं किसी व्यक्ति को, अगर इन 5 लक्षणों में से कुछ दिखाई देता है तो उनको इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे आर्म, हाथ या पैर में सूजन या कमजोरी का महसूस करना, चलने में तकलीफ। दूसरा, गर्दन में अकड़न का होना, कंधे या गर्दन को घुमाने पर ज्यादा तकलीफ होना, स्टिफनेस होना या सोते वक्त चक्कर का आना, सिर में दर्द इसके मुख्य कारण हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके लिए ये नहीं है कि हम सेल्फली कुछ ट्रीटमेंट कर लें या दर्द निवारक दवाइयों का ही इस्तेमाल करते रहें लंबे समय तक, और वो एक क्रोनिक का रूप धारण करके एक बहुत क्रोनिक हो जाए, जिसको कि हम लोगों को ट्रीटमेंट करने में ज्यादा समस्या आए और मरीज इसमें सफर रहे। जी डॉक्टर जोशी। तो इसमें खाने पीने में क्या ध्यान रखना है? यदि मान लो किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की चैलेंज आ गया, तकलीफ आ गई, तो क्या खाए जिससे कि उसको ये तकलीफ में थोड़ा सा रिलीफ मिले? ये डॉक्टर जोशी आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है दर्शकों की जानकारी के लिए। सर्वाइकल में यूं तो खाने पीने का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, परंतु इसकी बीमारी से बचने के लिए या इसको कुछ कम करने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी होंगी। अपने खाने पीने में एक हेल्दी डाइट्स को अगर हम लोग अपनाएं, जिसमें खास तौर पे, वैसे तो अगर हम लोग कैल्शियम की ज्यादा मात्रा लेते हैं तो उससे एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारी हड्डियों में डिपॉजिट्स होता है, जिससे इस पर यानी हड्डियों में डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम की वजह से हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर उसका असर होता है, जिससे कि हमारी जो हड्डियां, स्पेशली सर्वाइकल रीजन की जो वर्टिब्रास हैं, जो 7 हैं, C1 टू C7 तक, इनमें प्रॉपर एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, तिल का इस्तेमाल बहुत लाभ देता है। तिल में चूंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और फास्फोरस आदि होते हैं, और इसमें विटामिन डी की कुछ मात्रा होती है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन होती है। जी डॉक्टर जोशी। जी, ये तो यहाँ हम लोगों ने भी ये समझा कि खाने पीने से भी हम कैल्शियम को बढ़ा के, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का कहीं ना कहीं रूट काज कैल्शियम की डिफिशियंसी या कैल्शियम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना है ना। तो यहाँ हमारी दो, जैसे यहाँ बताते हैं कि गर्दन में 2 ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, वो भी कहीं ना कहीं सर्वाइकल से ही संबंधित है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी अब अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ही है? तो इसमें इसके लक्षण, क्योंकि होता क्या है कि कई लोग गर्दन को स्पॉन्डिलाइसिस समझ लेते हैं या स्पॉन्डिलाइसिस को गर्दन का दर्द समझ लेते हैं, तो अपन इसको कैसे बाइफरकेट करेंगे कि ये गर्दन का आम दर्द है या कैल्शियम की कमी है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है? जी, इसको डिफाइन करने के लिए सेल्फली पेशेंट डिफाइन नहीं कर सकता, इसके लिए उसको चिकित्सक के पास जाना ही पड़ता है। जैसे कि आमतौर पर हम लोग चिकित्सक के पास जाते हैं, उसी तरह से इसको इग्नोर अगर नहीं किया जाए तो डॉक्टर इसको थोड़ा सा वो करते हैं। इसके लिए एक एक्सरे भी कराया जाता है कि एक्सरे में अगर 2 डिस्क के बीच में अगर मान लिया एक गैप कम हो जाए तो वो भी एक सबसे बड़ा रीजन है। कई बार सर्वाइकल होने के बाद भी हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये सर्वाइकल है भी या एक आम दर्द है, और हम लगातार दर्द निवारक दवाइयों के ऊपर ही रहते हैं। वो चीज मैंने अभी पहले भी आपको बोला है कि उस चीज को हम लोग इग्नोर करें। सर्वाइकल होता है या है भी या नहीं है, तो उसको देखने के लिए कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं कि हमें सर्वाइकल की शुरुआत तो नहीं हो गई है। सबसे पहले हमें उसको डिफाइन करने के लिए अपने हाथ को, या कहें तो ये अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा रोटेशन में घुमाना स्टार्ट करें। अगर इजीली रोटेशंस में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, अगर हम 5 टाइम्स उनको एक रोटेशन में, आपको एक दिखाना चाहूंगा, अगर हम इनको एक रोटेशन
करें। अगर ये इजीली हो रहा है, इनमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, तो पहला हमें सर्वाइकल होने की चांसेस नहीं है। सपोज इसमें हमें दर्द हो रहा है, तो दूसरी एक इंडिकेशन है कि हम अपने नेक रीजन को सबसे पहले दाई साइड शोल्डर की तरफ हल्का सा टर्न करके देखें, फिर उसके बाद बाईं तरफ उसको टर्न करें। इस तरह से अगर हम इसको 5 से 7 बार टर्न करें, और अगर यहाँ पे हमें कुछ रिजिडनेस महसूस होता है, यानी जकड़न या दर्द का आभास होता है, तो हमें सोच लेना चाहिए कि ये सर्वाइकल की एक शुरुआत है। तीसरा इसका सबसे बड़ा लक्षण, चलते वक्त अगर हमारा पैर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किसी उसमें आ जाए और चलते वक्त हमें दर्द का महसूस हो, गर्दन पे भारीपन, या ऐसा लगे कि सर घूम रहा है, या कुछ सर में दर्द का इंडिकेशन हो, तो हमें उसके लिए भी ये सोचना चाहिए कि ये एक सर्वाइकल की भी शुरुआत हो सकती है। तीसरा अगर इसका कारण है, लगातार एक ही पोस्चर में अगर हम लोग बैठे हुए हैं, तो एक साइड का गर्दन, चाहे वो लेफ्ट साइड की हो या राइट साइड की तरफ का हो, अगर वहां गर्दन की साइड में कोई ऊपर की तरफ उठा हुआ कोई पोर्शन है, या कई बार कई लोगों को पीछे की तरफ एक हम्प निकला हुआ होता है, लाइक जैसे थोड़ा सा हमने कैमल को देखते हैं तो वो एक हम्प की पोजीशन आ जाती है, इसी तरह से एक हम्प ऐसा निकला हुआ है, तो वो उसका एक इंडिकेशन है कि हम लोग सर्वाइकल से पीड़ित हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत पोस्चर, लंबे ऊंचे तकिए लगाना। और कई बार क्या होता है कि कम एज के बच्चे भी आजकल उनका पोस्चर ठीक नहीं होने की वजह से भी एक सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा अगर देखा जाए तो ज्यादातर हम लोग टीवी जैसे देख रहे हैं, तो वहां दीवार का सहारा लिया जाता है, ना कि हमारी स्पाइन का। तो ये डॉक्टर जोशी, ये मुख्य कारण है इसके। जी, इसमें सबसे बड़ा तो अपने को अपने बैठने का ढंग सुधारना है, खाने का ढंग सुधारना है, और आराम करने का तरीका। यदि हम 2 तकिए लेते हैं तो 1 तकिए पे आ जाओ, 1 तकिया लेते हो तो चादर पे आ जाओ, है ना। और तकिया जब भी लगाओ, जनरली हम गर्दन के नीचे तकिया लगाते हैं, उस तकिया को कंधे तक लाएं। यदि हम शवासन में लेटते हैं, और करवट लेके लेट रहे हैं तो हम साइड में लगा सकते हैं। ये छोटे-छोटे से चीजें हैं। अभी सर्वाइकल आपने बताया, सर्वाइकल का चैलेंज बताया, और सर्वाइकल में दर्द क्यों होता है? कई लोगों को देखा है एक्यूट पेन होता है, असहनीय दर्द होता है। ये दर्द क्यों होता है सर्वाइकल? डॉक्टर जोशी, इसका जो सबसे बड़ा मेन कारण है कि कुछ लोगों का अधिक इसलिए भी होता है कि वो गर्दन का अधिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिर पे बोझा ढोने वाले, खास तौर पे जितनी उनकी लिमिटेशन या उनकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर जैसे सिर पे मेसन वर्क्स वगैरह का हम एक उदाहरण ले सकते हैं, तो एक वो सबसे बड़ा कारण है। उसमें जॉइंट्स के बीच में जो स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है। मान लिया कि जितनी कैपेसिटी हमारी है, सिर के ऊपर हम उसका ज्यादा वजन रखेंगे, तो उसके कारण हमारी वर्टिब्रास के बीच में जो एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड या तो लीक हो जाता है, या वो धीरे 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 कम होने लग जाता है। तो हमारी जो वर्टिब्रास के बीच में स्पेस कम हो जाता है, तो गर्दन का दर्द पहला तो उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रिक्शन के कारण भी एक ये क्योंकि वो फ्लूइड नहीं है। दूसरा कारण, गर्दन या कमर में कभी प्रीवियसली चोट का लगना, किसी व्यक्ति को अगर पहले कोई चोट लगी हुई हो, तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल में इफेक्ट हो सकता है। तीसरा इसका एक कारण है हर्निएटेड डिस्क। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर्निएटेड डिस्क है क्या। ये एक तरह से ये एक सर्वाइकल मुख्य रूप से उस व्यक्ति को भी हो सकता है जिनको हर्निएटेड डिस्क की एक प्रॉब्लम है। हर्निएटेड डिस्क से तात्पर्य उस समस्या से है जो रीढ़ की हड्डी के जो 2 हड्डियों के बीच में जो खिंचाव के कारण पैदा होती है। इनमें जो स्ट्रेस ज्यादा होने के कारण भी होती है। और इसका जो और एक अन्य कारण है, गलत मुद्रा में सोना, ज्यादा देर तक एक ही पोस्चर में मोबाइल का यूज करना, या यूजुअली आजकल जो चल रहा है, लेडीज स्पेशली एक साइड में फोन को रख के और अपने खाना बना रही हैं, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे, उनको टाइम का पता नहीं चल रहा। तो एक वो भी एक सबसे बड़ा कारण इसका है, जो मोबाइल का कहें तो। सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है तनाव का होना। सर्वाइकल उस व्यक्ति को भी हो सकता है जो अत्यधिक तनाव
लेता है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अधिक तनाव लेने का असर मानव के शरीर पर पड़ता है और उसके कारण उसे और भी जो चीजों के साथ साथ सर्वाइकल की भी समस्या से दो चार होना पड़ता है। और एक है सही तरीके से नहीं चलना। कुछ लोगों को आपने डॉक्टर जोशी देखा होगा कि वो थोड़ा चलते वक्त उनकी कमर झुक जाती है और वो पीठ को कई बार झुका लेते हैं, तो वो भी एक सर्वाइकल का सबसे बड़ा मेन कारण है। तो उनको वो एक आदत हो जाती है। तो ये मुख्य कारण इसके हैं जी। इसके कारण इनको दर्द होना स्वाभाविक, क्योंकि जब हड्डी में फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें रुकावट आ रही, तो दर्द एक्यूट पेन होता है। अब इसका सही इलाज क्या है? अपन यदि मान लो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की यदि बेसिक बात करें तो अपन क्या, शुरुआत में तो आपने बता दिया ये ध्यान रखना है खाने का, सोने का, पर यदि हो जाए तो अपन क्या इलाज करें? सरल बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा डॉक्टर जोशी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें सर्वाइकल भी है या नहीं है। अगर मान लिया सर्वाइकल हो गया है और डॉक्टर ने उसको एक बता दिया है कि सर्वाइकल आपको है, एक्सरे से या उन्होंने अपना जर्नल एग्जामिनेशन से, अब आता है इसकी क्या चिकित्सा है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल सिर्फ चिकित्सा में दर्द निवारक दवाई खाना ही एक चिकित्सा नहीं है। वो तो जितनी देर उसका इलाज आप करें या जितनी देर वो दवा लिया उतनी देर ही हम उस दर्द से निजात पा सकते हैं। वो एक परमानेंट एक सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर हम उसको थोड़ा सा घर पे ही करके इसको कुछ हद तक वो कर सकते हैं, अपने आप को क्योर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा डॉक्टर जोशी कि घर की वस्तुओं से ही हम अपने आप को ठीक करें। सबसे पहला है हम नेचुरोपैथी के थ्रू भी इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसमें हॉट एंड कोल्ड के फर्मेंटेशंस हैं। जैसा कि आप विदित हैं, मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किस तरह से ये फर्मेंटेशंस लेना है और इनका सही तरीका क्या है लेने का। कई बार पेशेंट उस चीज को प्रॉपर उसको बताया भी जाता है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक छोटी बकेट में गर्म पानी लिया, उसमें हमने सॉल्ट ऐड किया। अगर सेंधा नमक अगर है तो वो बहुत ही बेहतरीन है, अगर नहीं अवेलेबल है तो अपन ये दूसरा वाला अपना नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बकेट में, छोटी बकेट में अपन को ठंडा पानी लेना है। तो सब 2 टॉवल्स हमें अपने पास रखने होंगे। जिस मरीज को या जिस रोगी को सर्वाइकल है उसके लिए नेक रीजन पे हमें फॉर्मेंटेशंस देना है, सिकाई जिसको आम भाषा में कहेंगे। अब सबसे पहले गर्म पानी के बकेट में उस एक टॉवल को अपन ने डिप किया, उसको स्क्वीज करके निचोड़ के उसको हमने प्लेस करना है सर्वाइकल के रीजन पे, जिससे आधी हमारी कमर का ऊपरी हिस्सा और हमारे शोल्डर्स के जो आधे हिस्से तक वो कवर हो। उसके ऊपर तुरंत हमें मोटा टॉवल प्लेस करना है। इसको, इस ड्यूरेशन को हमने 1.5 से 2 मिनट तक रखना है। इसके बाद ये ठंडा हो जाएगा तो इसके हमने हॉट फर्मेंटेशन के लगातार 3 राउंड करने हैं 1.5 मिनट के। इसके तुरंत बाद हमें रोटेशन करना है इसको ठंडे पानी में। जो ठंडा पानी हमने लिया उसी टॉवल को, गर्म वाले को, उसको ठंडे पानी में डिप करके उसको फिर प्लेस किया। अब यहाँ कई बार स्थिति क्या आ जाती है कि मरीज के मन में एक ये भ्रम पैदा हो जाता है कि सर्द गर्म ना हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सर्द गर्म होने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने नेचुरोपैथी सेंटर्स में, आप भी डॉक्टर जोशी इंदौर में अपने जो हॉट एंड कोल्ड के जो फर्मेंटेशंस देते हैं, अब हम लोग तो देते ही है ना, उनको भी ऐसा नहीं होता। तीसरी इसमें चीजें क्या है, जब हम हॉट और कोल्ड के फर्मेंटेशन देते हैं तो इसकी एक सबसे बड़ी सावधानी ये और है कि हमें जो शुरुआत करनी है वो गर्म पानी के साथ करनी होती है। गर्म पानी के 3 राउंड करे, उसके बाद हमें ठंडे पे आए, एक साइकिल हो गया। इसके बाद फिर गर्म के 3 किए, फिर हमने ठंडे पानी का 1 मिनट का किया, सेकंड साइकिल हमारा पूरा हुआ। इसके बाद में थर्ड साइकिल का हमने हॉट से फिर गर्म पानी से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर ठंडे पे जब लगाएंगे तो इसको ठंडे पे हमें खत्म करना होगा, एंड हमें ठंडे से करना है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्ट विद हॉट एंड विद कोल्ड, ये हमारा घरेलू नुस्खा हो गया। इसके अलावा अगर कोई हमारे पास हेल्पिंग हैंड है तो उनसे हमें छोटा सा एक और वो कराना है।
नहीं तो अगर जो नेचुरोपैथीज वगैरह हैं या कहीं और कोई एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये ट्रीटमेंट देते ही हैं, अन्यथा घर पे भी हम लोग करा सकते हैं उसका एक ट्रीटमेंट। तिल का तेल लेके उसको हल्का सा लुक वार्म किया और उसको हल्का उस रीजन पे, सबसे पहले हमें इस रीजन पे इसका हल्का सा मसाज देना है। मसाज अगर देते वक्त इसको ज्यादा डीप मसाज ना दें। डीप मसाज देने से एक नुकसान होने के चांसेस हैं कि मान लिया हमारी मसल्स स्टिफ हैं तो वहां स्टिफनेस और बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये हम जब तक उनको हॉट एंड कोल्ड के फॉर्मेंटेशन देंगे 3 या 4 दिन के बाद में वो मसल्स अपने प्रारंभिक स्थिति में धीरे धीरे आएंगी और वो फ्लेक्सिबल होने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। अब हम क्या चाहते हैं कुछ लोग कि ऑल ऑफ सडन 1 या 2 विजिट्स में ही ठीक हो जाए, या एक बार उन्होंने हॉट कोल्ड लगाया मरीज ठीक नहीं हुआ तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं। ये अक्सर गलत वो है। अगर हम इसको 3 दिन 4 दिन या 5 दिन करें तो निश्चित तौर पे इस पे फर्क अवश्य पड़ता है, ये अक्सर देखा गया है। इसके अलावा हल्की मसाज इस रीजन पे कराएं, ऊपर नेक के जो हेड का जो लोअर पार्ट से शोल्डर्स की तरफ सबसे पहले इस रीजन पे कराएं। मैं आपको शो करना चाहता हूं वो जगह, ताकि यहाँ जो भी दर्शक गण देख रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आए। इस रीजन पे ऊपर से नीचे की तरफ हमें यहाँ करना है। देन इसके बाद मेडुला जो जगह है मैं आपको उसका एक बताना चाहूंगा। गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा यानी कि सिर का जो निचला हिस्सा है, यहाँ से अपन को हल्का सा मसाज बीच में देना है ताकि इससे दिक्कतें नहीं आए। जी, इसके अलावा जब ये जी हाँ सेंटर ऑफ द नेक, पीछे से सेंटर ऑफ द नेक उस रीजन पे हमें किसी की हेल्प लेने के लिए इस थंब से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा डेमो लेना चाहूंगा। सर 1 मिनट थोड़ा सा आप अगर आप माइंड ना करें तो 1 मिनट के लिए। यहां हम एक छोटा सा डेमो आप लोगों को दिखा रहे हैं। जी, वो मसाज जहां तक मैटर था वो अपन को इस एरिया से इस तरह से हमें अप टू डाउन तक हमें देना है। ये देने के बाद में तकरीबन 5 to 6 टाइम्स हमने इसको इस तरह से ये 3 फिंगर्स से इस तरह से हमने यहाँ इस रीजन पे दिया। इसके बाद जब ये यहाँ शोल्डर तक हमने दे दिया, देन ऊपर से इन 2 फिंगर्स से या फिर कहें थंब के इस दोनों थंब से हम ऊपर से नीचे की तरफ दे सकते हैं। मैं आपको शो करना चाहता हूं। सर थोड़ा सा गर्दन को सीधी करें। इस तरह से हम ऊपर से नीचे की तरफ ला सकते हैं, बीच में सेंटर ऑफ द नेक। ये हिस्सा जब हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, यहां हमारे शोल्डर्स के भी जो ब्लेड हैं, इन शोल्डर्स के ब्लेड में भी कई बार स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। वो अक्सर ज्यादा ड्राइव करने वालों को होता है, जिनका कि डेली गाड़ी चलाने का जैसे 100 किलोमीटर के आसपास या बाइक का इस्तेमाल 30 से 40 किलोमीटर जो करते हैं अक्सर, उनको ये रीजन पूरा का पूरा स्टिफ हो जाता है। तो इस रीजन के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ हल्का सा मसाज राउंड फिगर में, राउंड क्लॉकवाइज ऊपर से लेके नीचे तक इस क्लॉकवाइज इस राउंड उसमें आएंगे तो इससे काफी बेहतरीन एक वो मिलता है इफेक्ट्स। इसके बाद में इसके अलावा ये हमने सुबह शाम हॉट फॉर्मेंटेशंस लेनी है, हॉट एंड कोल्ड, और फिलहाल के लिए पहले 3 या 4 दिन हम ये वाला ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद आने वाले टाइम पे मरीज के लिए हम क्या करते हैं, 4 या 5 दिन के बाद में उनको एक लाइट एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें और वो कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले दिन से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। वो गलत है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ नेक तो है ही नहीं। वहां अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट किया, गर्दन में दर्द है और उनको एक्सरसाइज करा दिया जाए तो उससे और उनको इसका दर्द और ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। अब उस केस में हमें पहले 3 या 4 दिन ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में तब मरीज को लाइट एक्सरसाइज बताते हैं। इसमें पहली एक्सरसाइज में आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले नेक को डाउनवर्ड्स किया, उसको फिर एक बार अपवर्ड्स। डाउनवर्ड्स ज्यादा ना करें, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको आगे गर्दन को झुकाना वर्जित है, उनको ऊपर की तरफ कर सकते हैं। पहले 5 बार अप एंड डाउन करना है। देन सेकंड इसकी है राइट साइड शोल्डर्स को देखें, फिर लेफ्ट साइड शोल्डर को देखें। इस तरह से 5 बार गर्दन को स्लो मोशन में हमने मूवमेंट देना है। ये एक्सरसाइज करने के बाद
फिर शोल्डर्स के लिए है, इसमें मैंने प्रीवियसली आपको बताया है कि गर्दन को वो करने के बाद में अपने कंधों के लिए है, इसको क्लॉकवाइज करना है 5 बार, और इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज 5 बार हमें ये करना है। एक और एक्सरसाइज मैं डॉक्टर जोशी आपके सामने बताना चाहूंगा, जो अक्सर मैं अपने मरीजों को बताता हूं और इससे बहुत ज्यादा उनको फायदा भी मिलता है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों हाथ बिल्कुल अपने सामने लिए और इसके बाद में एल्बो सॉरी एल्बो हमारे बॉडी से टच होते हुए पीछे की तरफ हमने इसको लेके जाना है। इससे हमारे शोल्डर ब्लेड जो पीछे के जो हैं उनमें जहां स्टिफनेस आती है, उस शोल्डर ब्लेड के लिए काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसको हमने 5 बार मरीज को कराना होता है, इसको वहां होल्ड करना है। अगर ये ब्रीथ के थ्रू किया जाए तो और ज्यादा इसका इफेक्ट मिलता है। ब्रीथ के साथ कैसे? एक बार हमने श्वास भरा और उसको भर के रखना है, इनहेल करके हमें वहीं रखना है। देन हमने ये दोनों हाथ सामने करके और इसको पीछे की तरफ लेके, आप इसको खुद कर सकते हैं, और पीछे हमने इसको होल्ड करना है फॉर फ्यू सेकंड्स, जब तक आपकी सांस इजीली रहती है। इसके बाद ब्रीथ आउट करते हुए वापस आए। ये क्रियाएं करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को काफी मदद मिलती है इसको ठीक करने के लिए। अब नेक्स्ट 1 वीक हम इन्हीं छोटी छोटी एक्सरसाइज पे रखते हैं। इसके बाद फिर उनको थोड़ी और इससे टिपिकल एक्सरसाइज के लिए हम लोग बताते हैं, जो आपको तो विदित होगा। इसमें ताड़ासन सबसे परफेक्ट एक्सरसाइज है, जो कि कहा गया है वर्टिब्राउज में जो स्पेस कम हो जाता है, तो चाहे वो कुछ माइक्रो मिलीमीटर हमारी वर्टिब्राज स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कम होती हैं। आप अगर ये स्टडीज के ऊपर देखें तो एक यंग एज में जितनी हाइट हमारी होती है, वो ओल्ड एज तक आते आते उसमें कुछ सेंटीमीटर तक कम हो जाती है अपनी हाइट्स में। ये हमारी स्टडीज नहीं है, ये मेडिकल जर्नी की जो रिपोर्ट्स है, मेडिकल जर्नल की जो रिपोर्ट्स हैं, अक्सर जो देखा गया है, क्योंकि जो वर्टिब्रास के बीच में जो फ्लूइड जमा होता है, वो फ्लूइड या तो धीरे धीरे कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, या घिस जाता है, या उसमें लीकेज की वजह से वो खत्म हो जाता है। तो हमारी दो वर्टिब्रास के बीच में जो फ्रिक्शन का काम करता है, फ्रिक्शन को रोकने के लिए, तो जैसे ही वो फ्लूइड, जिसको आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, हमारी ये पूरी 33 वर्टिब्रास में से टाइम टू टाइम ये कम होता जाता है। उसकी वजह से हमारे जो शरीर की उत्तक भी उससे घिसने शुरू हो जाते हैं, हड्डियां भी घिसने शुरू हो जाती हैं। तो वो दर्द की जो शुरुआत होती है वो 30 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए हमें, एक मैं आपको बताना चाहूंगा, ताड़ासन एक पोजीशन है जिसमें एक सिंपलेस्ट वे है। कुछ लोग तो सीधे हाथ को खड़े कर लेते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उससे और एक एडिशनल है, दोनों हाथों का ग्रिप बनाया, ग्रिप बना के सामने की तरफ इसको खींच दिया, और इसके साथ हम खड़े होके बिल्कुल ऊपर की तरफ, जिसमें जितना हम ऊपर की तरफ इसको ऐसे देंगे कि जिससे कंधे की कान से दोस्ती हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट। ये क्रियाएं अगर हम तकरीबन 20 तक की काउंटिंग तक रोजाना अगर इसको शुरू करें, तो हमारी कमर का दर्द, ना सिर्फ ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हमारे लोअर बैक जिनको रहता है, जिनको आमतौर पे डिस्क से रिलेटेड रहता है या लोअर बैकिस होता है, तो इन समस्याओं से भी उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज हमें नियमित रूप से करनी है। तकरीबन 10 से 15 दिन ये कराने के बाद में पेट के बल लिटा के पेशेंट को, और उनको हम लोग एक तो और एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, भुजंगासन नाम से ही विदित है। दोनों हाथों को जमीन पे रख के जो शोल्डर की लाइन तक हमें फिंगर्स को रखना है, और हमारे एल्बोज हमारे बॉडी से टच होते हुए रहते हैं, सटे हुए। अगर एल्बो वाइड होंगे तो उससे ये भुजंगासन की जो सुपीरियर पोजीशन है वो नहीं हो पाएगी। तो हमारी बॉडी का जो पार्ट्स है, यानी एल्बो रीजन, वो हमारे बॉडी से टच होता हुआ रहेगा। और इसके बाद शुरुआती स्टेज में हमने अपना चेस्ट रीजन और हमारा नेक उसको रेज करना है, और हमारा नेवल रीजन जमीन से टच रहेगा। और इसके अलावा इसमें एक खास तौर पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पंजे, जो दोनों पंजे सटे हुए होने चाहिए। पेट के बल लेटने की ये अवस्था है,
भुजंगासन। इसमें हम अगर ब्रीथ के साथ इसको स्टार्ट करें तो वो बहुत ही अच्छा एक फायदा देता है, लेकिन इसको हम लोग करते हैं 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद में। भुजंगासन इसमें बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा भी बहुत आगे धीरे 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 हम लोग उनको, मरीजों को जैसी उनकी अवस्था होती है, जैसी उनका ट्रीटमेंट देना है, उसके अकॉर्डिंगली और भी वेरिएशंस हम लोग कराते हैं। जी डॉक्टर जोशी। तो यहाँ एक चीज जो फिल्मी गाना में को याद आता है, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, है ना। तो यहाँ यदि शुरुआती दौर में यदि हमने इसको पकड़ लिया, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह तो बहुत बड़े बड़े नाम हो गए। सबसे सिंपल है गर्दन में दर्द या गर्दन में अकड़न। हम इस भाषा को समझेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हमने हुआ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, हड्डी में गैप आना, तो हम उस चिकित्सा में उलझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको जो ध्यान रखना है, गर्दन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। ये फ्लेक्सिबल कब होगी? इसका छोटा सा उदाहरण, यदि मैं 1 गिलास पानी ऊपर से ढोलता हूँ, मैं डालता तो नीचे गिरेगा, और अग्नि लगाता हूँ या धुआं ऊपर की तरफ आता है। तो गर्दन में कोई भी तकलीफ है, गर्दन में, आंख में, ब्रेन में, तो उसका मेन काज है पेट में गैसेस होना। क्योंकि यदि पेट में हुई, सबसे मुख्य कारण इसका शुरुआती होती है कब्जियत, फिर उठने बैठने का तरीका। तो ये जो हम स्वाभाविक गलतियां करते हैं, इसको ठीक किया जा सकता है सरल तरीके से। पर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई चोट लग गई हो, तो उसके लिए हमको मेडिकल ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। और इसके जो ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसके रिजल्ट, साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको 3 अवस्थाएं होती है नेचुरोपैथी में: तीव्र रोग, जीर्ण रोग, असाध्य रोग। तो हमको जरा सा भी दर्द आया है तो हमको पेन किलर खाने की बजाय ना क्या सुधार ले। और सबसे पहले शुरुआत में गलती ये ना करे कि गर्दन में तकलीफ आई, गर्दन की एक्सरसाइज चालू कर दी। क्योंकि आज सुबह जब मैं एक कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट करवा रहा था ऑनलाइन, तो उनको मैंने कहा अपन गर्दन का संचालन करेंगे। बोले सर नहीं, मेरे को चक्कर आते हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, क्योंकि आप वो कर रहे हो, आपको चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब ब्लॉकेज। तो हमने क्या किया, जो थंब है, थंब की मसाज, ये थंब गले को रिप्रेजेंट करता है। ये मालिश कर लिया, ये मालिश कर लिया। फिर जो हमारे दोनों पैर के अंगूठे हैं, पंजा पकड़ के अंगूठे को क्लॉकवाइज घुमा लिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। फिर जैसा शर्मा जी ने बताया, कंधे का संचालन कर लिया, ये एक्सरसाइज कर ली, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली। फिर जब ये लायक हो गया, फिर हम गर्दन के संचालन की तरफ जाना चाहिए। ये नियम है। पर हमको चाहिए हर चीज में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी। यानी 2020 मैच में हम, तो 2020 मैच खेलो अच्छा है, पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, खाना चबा चबा खाओ, भूखा नहीं रहो, क्योंकि जो वो होगी गैस, वो कहाँ चढ़ेगी। फिर एक जो स्पॉन्डिलाइसिस का जो मुख्य कारण रोग के अलावा है, हमारे अंदर जो ग्लैंड्स होती है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स। जो पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना, वो कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होने देती। तो कई बार, है ना, और हमेशा ध्यान रखना, यदि आपके घर में, यदि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके घर में यदि 15 नौकर है, सर्वेंट है 15, और अभी लॉकडाउन के दौरान आपको उसमें से 5-7 निकालना है, तो आप सबसे पहले कौन से नौकर को निकालेंगे? उस नौकर को निकालेंगे जिसका काम नहीं है। तो सबसे पहले ये जो हमारा बैक एरिया है, यहाँ जहाँ शर्मा सर ने बताया कि हम्प आ जाता है, तो सबसे पहले कैल्शियम की कमी का इंडिकेशन आता है, यहाँ पे हम्प आ जाता है। हमको क्या करना है, हमको इस शरीर में जब एक्सरसाइज करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, और कितना भी कैल्शियम ले लो, अगर कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, तिल का तेल लिया, जैसा अभी आपने बताया, मालिश करने के लिए, ये हाथ में तिल का तेल लगा के गर्दन की मालिश कर ली, ये दबा के 9 टाइम, फिर 9 टाइम इसको ऊपर से नीचे कर लिया, है ना, गर्दन की एक्सरसाइज कर लिए, खाने पीने का ध्यान रख लिया, है ना। और हमें ये ध्यान रखना है कि रोग नहीं हो, क्योंकि हमको प्रिवेंशन की तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग होलिस्टिक हीलर है, हमको बीमार न पड़े, है। बीमार होने के बाद तो हमको जाना ही पड़ेगा उधर। और सर्वाइकल जो है,
ये है हेड एरिया, है ना। इसको हम बोलते हैं ये है वाइफ, ये है हस्बैंड, ये नेक वाइफ है, सॉरी, ये फैमिली है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। वाइफ जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतना, और वाइफ कड़क हो गई, हस्बैंड कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमको ब्रेन के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, और जैसा आपने बताया हल्के हाथ से मालिश करते हैं हम, है ना, खाने पीने का। अब और क्या अपन इनको सुझाव दे सकते हैं स्पॉन्डिलोलिसिस के अलावा, स्पाइन के लिए, या अपन क्या ये और ध्यान रखें कि ये ठीक हो सकती है? जी जी डॉक्टर जोशी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने एक बार फिर से किया है। जो अक्सर लोग बाग ना सिर्फ सर्वाइकल से पीड़ित हैं, इसके अलावा पूरी स्पाइन की भी आजकल परेशानियां देखने को मिली हैं। इसके लिए एक मुख्य कारण और मेरे मन में अभी आया है, वो है, मैं जो बताना चाहूंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक हमारा सबसे ज्यादा जो तरीका है वो है हमारा बेड। अगर हमारे मैट्रेस एक ठीक उसके हैं, जो हमारे सोने लायक हैं, कंफर्ट हैं, कंफर्ट इन द सेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे जो मैट्रेस हैं वो थोड़े स्पंजी हों। अभी पीछे क्या है, लोग बाग ये सोचते हैं कि हमारे जो गद्दे हैं थोड़े स्पंजी हैं तो ज्यादा कंफर्ट हैं, लेकिन यहां मैं उनको ये बताना चाहूंगा उससे बिल्कुल उलट है ये चीजें। जितना हमारा बेड स्पंजी होगा, हमारा उतना ही स्पाइन जल्दी खराब होगा। हमें हार्ड बेड यूज करना होगा, जिसमें हमारे गद्दे बिल्कुल ऐसे हों जो बिल्कुल टाइट हों। आजकल बाजार में सर्वाइकल के गद्दे भी चल रहे हैं। अब लेकिन वो चूंकि महंगे हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एक गरीब आदमी जो डेली नौकरी करके कमा रहा है या डेली ठेले पे, तो उसको अगर मैं कह दूं कि आप सर्वाइकल का गद्दा लेके आइए, वो बाजार से 15,000 20,000 के आसपास की उसकी कॉस्ट है, तो वो मुझे ही छोड़ जाएगा। गद्दा तो लेना दूर की चीज है, वो सोचेगा वो किसी और डॉक्टर के पास जाए। तो यहां मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सबसे मेन चीज है कि रुई का गद्दा। अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए है हल्की रुई का गद्दा। और अगर सपोज वो एक यूज कर रहे हैं अपना फोल्डिंग पलंग, तो प्लीज फोल्डिंग पलंग को अवॉइड कर दें। या कई लोगों को सोने की आदत है कि ज्यादातर सोफा पे बैठ के ज्यादातर स्पेंड करते हैं अपने घर पे आते ही टाइम, कि टीवी ज्यादातर देखना उसी पे, या उसी पे थोड़ी सी देर लेट जाना, या फोन का जो सर्फिंग है वही कर रहे। वो चीज सबसे गलत है। अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये सब चीजें चेंज नहीं कर सकते, तो जमीन पे अपना रुई का गद्दा बिछा के, वो सबसे एक आइडियल एक सोच है। तो कुछ हद तक हम इन चीजों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक पोस्चर का मैं खास तौर पे सबको ध्यान देने के लिए कहूंगा। और पोस्चर के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार नहीं है, पोस्चर के लिए हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्जियन भी जिम्मेदार हैं, कि जो बच्चों को नहीं टोकते उस उम्र में, कि अक्सर झुक के बैठना, या अक्सर दीवार के सहारे से बैठना, या स्टडी टेबल है वहां पे करते वक्त पूरा अपना एक हम्प शो कर देते हैं, ये चीज गलत है। उसका सबसे आइडियल एक मैं पैमाना आपको बताना चाहूंगा कि कैसे एक सही तरह से बैठने का एक तरीका है। हमें एक स्ट्रेट कैसे बैठना है, स्ट्रेट बैठने का तरीका है, हमारा नेवल रीजन है, यहां अपने एक फिंगर को प्लेस करें, और वहां से हमारे चेस्ट रीजन तक उस जगह को हमें मेजर करना है। अगर इसका जितना भी एक अंतर आ रहा है, अब देखें हमारा नेवल रीजन के जस्ट पीछे अपने एक फिंगर को प्लेस करें, और उस फिंगर को हम देखें, और पीछे के जो हिस्से है अपना जो लोअर बैक का जो हिस्सा, जहां पे हमने फिंगर प्लेस किया नेवल के बैक में, उसको हमने सिर्फ सीधा करना है। इसके लिए कोई खास हमें एक अलग से वो नहीं करना। तो उसको हमने सीधा कर लिया, तो हमारे ये गैप जो नेवल और चेस्ट रीजन के बीच में, ये आप देखेंगे सर्तिया ये बढ़ गया, तो हमें ये इंक्रीज करना है। सबसे सिंपलेस्ट है, अगर मैं अभी आपको मैं गलत पोस्चर एक मैं शो करना चाहता हूं, मैं ये बैठा, अब मैंने यहां से उसको पोस्चर को देखा, तो ये मेरा जो हिस्सा है ये आधा इसमें आया। अब मैं जैसे ही अपना पोस्चर करूंगा तो ये इंक्रीज हो गया। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है जिसके थ्रू हम अपने आप को एक मेजर कर सकते हैं कि हमारा पोस्चर ठीक है या नहीं है। ज्यादातर जिनको स्टडी का या ड्राइविंग का ज्यादा देर का अगर जिनका है,
तो उनके लिए मैं कहूंगा कि एक एडिशनल पोस्चर के लिए एक अलग आता है, जो सीट कवर की तरह पोस्चर को सपोर्ट के लिए आता है, उसको यूज करें वाइल ड्राइविंग, और ज्यादा देर जिनको बैठ के स्टडी वगैरह करना है तो उस दौरान। तो ये कुछ चीजें खास तौर पे। इसमें एक जी चीज मैं डॉक्टर। थोड़ा सा सेट करना चाहूंगा कि हमको बॉडी को न तो टाइट आगे करना है, न टाइट पीछे करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है ना। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कई लोग, मैंने देखा है, कई लोग बॉडी को इतना टाइट कर लेते हैं कि उनकी स्पाइन ऐसी हो जाती है ना। तो जितना हम, क्योंकि रीढ़ मतलब शरीर का आधार स्तंभ, और जितनी रीढ़ सीधी होगी, यह एक एग्जाम्पल में मैं अक्सर देता हूँ। दिल्ली के एक आयुर्वेदिक संस्थान में एक बिटिया को बिठाया, उसके ऊपर बारीक छोटे से वो लगाया, क्या उसके मन को पढ़ने के लिए। उसको 1 मिनट में 30 विचार आए, और उसमें से 25 नेगेटिव थे, क्योंकि उसको ऐसे बिठाया था, जैसे झुक के बिठाया था। उसी बिटिया को स्ट्रेट बोला, और उसको बोला बिल्कुल गर्दन सीधी, फिर जो लगाया उसको कैमरा, तो 1 मिनट में 5 विचार आए, उसमें से 4 पॉजिटिव थे। तो थॉट प्रोसेस जो आती है, ये हमारी स्पाइन से आती है, और स्पाइन की शुरुआत टेलबोन से होती है, और नो डाउट पर ऊपर का जो हिस्सा है वो सर्वाइकल से है। तो सर्वाइकल को यदि हमको सीधा रखना है, तो रीढ़ को सीधा रखना पड़ेगा, और रीढ़ को सीधा रखना है तो हमें खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, जंप करने का तरीका। कई लोग क्या करते हैं, जैसे अक्सर जो स्पॉन्डिलाइसिस या लंबर की जो तकलीफें आ रही है, वो लोग जो हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, तो ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, और नीचे जब वापस आते हैं तो दौड़ते हुए आते हैं, तो वो जो जर्क लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, जिसको भी स्पाइन संबंधी तकलीफ हो, चाहे वो लंबर की हो, सर्वाइकल की हो, है ना, तो हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि उनको चढ़ना है चढ़ाव पर, उतरना लिफ्ट से है, या उतरते समय बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। फिर भी यदि तकलीफ है तो दोनों पैर से चढ़ो, एक पैर रखा फिर उसके बराबर पैर, दूसरा पैर रखा उसके बराबर, तो यह इसके ऊपर जोर नहीं आएगा। और इसके लिए एक सबसे बढ़िया उपाय, जैसे आपने मालिश बताया, तो हम आदमी को उल्टा लिटा के स्पाइन पे यदि ठंडे पानी की पट्टी रख देंगे, बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम है, वो ठंडे को गर्म कर देगा। जैसा आपने बताया ना कि लोगों के मन में वहम होता है कि ठंडा गर्म तो नहीं हो जाएगा, तो ठंडी पट्टी होती गर्म पट्टी है, पर हम उसको ठंडा बोलने में आता है। उसको स्पाइन पे रखो, है ना, और कमर की एक्सरसाइज करो, पैरों की एक्सरसाइज करो, और सबसे बढ़िया है वॉक करने का। और गर्दन में तकलीफ वालों को एक विशेष मेरी रिक्वेस्ट है, शर्मा जी की तरफ से भी कर रहा हूँ, ये जो सर्वाइकल बेल्ट पहन लेते हैं, ये एक्सीडेंट में हो जाए तो लगातार समझते हैं कोई चोट लग जाए तो, पर सामान्य तकलीफ में हमें उस बेल्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, उनको और मौका दे दिया स्टिफनेस के लिए। तो हमको स्टिफनेस के लिए कैल्शियम डाइट बढ़ाए, पानी धीरे धीरे पिए, और यहाँ पे है ना, गले की लपेट भी आती है, जैसे सूती लपेट होती है, वो गीले पानी में करके गले में लपेट लिया, ऊपर से स्कार्फ लपेट लिया, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली, तो हमको ये चीज अपन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और आज का सेशन शर्मा जी के साथ बहुत आनंद आ रहा है, और आज के विषय में, क्योंकि आपका एक अच्छा अनुभव है, क्योंकि अनुभव उम्र से नहीं देखा जाता, अनुभव से देखा जाता है। आपने इतने समय से इतने लोगों के साथ काम किया है, और क्या ऐड करना चाहेंगे स्पाइन को लेके? सर्वाइकल तो आपने बहुत अच्छा बताया कि हम कैसे और स्पाइन को फ्लेक्सिबल करें, जैसे सूर्य नमस्कार है, जैसे कोई आसन वगैरह है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जिनको भी स्पाइन से रिलेटेड कोई परेशानी अगर है, तो उनको सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि शरीर के किस पार्ट पे है, लोअर बैक में है, डिस्क से रिलेटेड है, अपर पार्ट में है, या वॉटएवर, जहां का भी कहीं भी अगर उनको कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले तो ये हमें डिफाइन करना है कि इसमें क्या चीजें नहीं करनी है हमें। जैसे अब मान लिया जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं भी है और गर्दन में दर्द है, और वो एक पार्क में योगा करने भी जा रहे हैं। आजकल एक
धारणा बन गई है कि जी सभी आ जाओ, लेकिन वहां वो एक तो मरीज है, रोगी है, और ज्यादातर वहां पे हेल्दी पुरुष हैं या महिलाएं हैं। अब जिसको सर्वाइकल हो भी या नहीं हो, गर्दन से समस्या है, या सपोज जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है या डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब वहां जो उनका इंस्ट्रक्टर करा रहा है या जो जो ग्रुप में करा रहे हैं, वहां सबके साथ फॉरवर्ड बेंडिंग है। मान लिया एक हलासन है, तो हलासन गर्दन वालों के लिए रिस्ट्रिक्ट है, फॉरवर्ड बेंडिंग लोअर बैक वालों के लिए मना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आसन या प्राणायाम या जो भी चीजें करें, अपने किसी डॉक्टर से या कोई उन चीजों के स्पेशलिस्ट हैं जो कोई उनके बारे में ज्यादा जानते हैं, तो उनसे संपर्क करके, और अगर वो जो कुछ कहें कि ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये वाली नहीं करनी है, उनको वही करनी चाहिए। आमतौर पे देखा गया है, मान लिया पेट की समस्या है, तो पेट की समस्या वालों को डॉक्टर जोशी आप भी जानते हैं, बैकवर्ड उनको मना है। इसी तरह से जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो उनको फॉरवर्ड बेंडिंग मना है, या कोई वजन उनको लिफ्ट नहीं करना। तो फिर भी लेडीज हैं या जेंट्स हैं, जानवश भी या अनजाने में भी वजन को ज्यादा लिफ्ट करने से उनका और दर्द बढ़ जाता है। कहना मैं ये चाहूंगा कि एक छोटा सा एक टिप मैं देना चाहूंगा, ये जिनको भी गर्दन में दर्द है, उनको अपना गर्दन को ज्यादा आगे की तरफ नहीं झुकाना है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, लाइक चिन को डाउन नहीं करना ज्यादा, उनको बैकवर्ड बेंडिंग करना है। इसी तरह से जिनको कमर में दर्द है, अक्सर चाहे किसी भी रीजन से हो, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग ना करके उनको जो भी एक्सरसाइज करनी है वो बैकवर्ड बेंडिंग की करनी है। इसमें सबसे पहले आता है खड़े होके और अपने पीछे की तरफ हल्का सा एक बैक ब्रीथ करके, वो अगर उनको हल्का सा ये किया जाए डेली रूटीनली, तो उनको मैं समझता हूं कि धीरे 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 ये दर्द से निजात मिलना शुरू हो जाता है। जी। यहाँ जो स्कूल के टाइम जब हम पढ़ते थे, तो हमको जो परेड होती थी उसमें से सावधान, स्टेट, विश्राम। विश्राम में दोनों हाथ हम पीछे बांध के उसको ऐसा टाइट करते थे। तो ये हम क्या करते थे विश्राम में, सेम ऐसे ही इसके लिए जैसा आपने बताया मकरासन, बिल्कुल सरल से उल्टा लेटो, दोनों हाथों को गर्दन के नीचे लेके सपोर्ट में, जितना तनाव नहीं हो उतना हम इसको पास लाके कुछ देर यदि रुकते हैं तो हमको फायदा मिलेगा। तो आज की चर्चा हमारी बहुत सारगर्भित है, और जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है उनके लिए तो फायदेमंद रही है, पर जिनको स्पॉन्डिलाइसिस नहीं है, उसको स्पॉन्डिलाइसिस नहीं हो, उसके बारे में आज हमने समझा। और सर जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला होलिस्टिक हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी आपकी सेवाएं यहाँ लेते रहेंगे, और हमारा एक ही मिशन है, जहां जाएं वहां पे प्रसाद को बांटें और आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर जोशी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।